राजदीप सिंह। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में, जिसमें उन्होंने AD=AS अप्रोच, S=I अप्रोच और हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था और हमने तुमको उनके फॉर्मूलेज जो है वो तुमको लिखा दी थी और हमने बताया था कि इसके न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। आपको AD/AS में ये इस चैप्टर में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरूर तैयार करने देगा। एक आपका नेशनल इनकम और ये आपका AD/AS, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आज जो हमको चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर स्टार्ट करना है क्या, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। देखो तुमको अगर हमने एक चीज बता दे कि तुमको ये चीज पता होगी कि अकॉर्डिंग टू द कीन्स ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। लेकिन अभी यही हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ जो है ये इस एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को नहीं मानते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन अराइज होती ही नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी हमेशा किस पे रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कीन्स क्या कहते थे, नहीं, एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, यानी डिमांड हमेशा सप्लाई के इक्वल होता है, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि देयर इज एन एक्सेस डिमांड इन इकोनॉमी और देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड इन इकोनॉमी। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में देयर शुड बी द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इस कंडीशन में गवर्नमेंट का जो है वो इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है। उससे पहले हम दो पॉइंट पढ़ लें जिसको हम लोग एज एन इक्विलिब्रियम लेवल बोल सकते हैं, या हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं what do you mean by the term full employment equilibrium? full employment equilibrium वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, full employment equilibrium जब भी आप बात करते हैं, बहुत इजी टॉपिक ये है, ये चैप्टर बहुत इजी है, उसको हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी ये चैप्टर हम लोग को तैयार हो जाएगा। अगर हमको एक्सेस डिमांड आएगा ऑटोमेटिकली जस्ट इसका ऑपोजिट जो है वो डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है। सबसे पहले आता है व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम वर्ड हम लोग अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा वहां क्या होगा, AD जो है AS से क्या होगा, इक्वल होगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, यानी कि रिसोर्सेज आर व्हाट, फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी कि जहां पे डिमांड सप्लाई के क्या है, इक्वल है, और रिसोर्सेज का क्या किया गया है, फुली यूटिलाइजेशन किया गया है, ठीक है। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया गया है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब हम यहां पे अगर हम एक वर्ड हटा दें, फुल की जगह कर दें अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल की जगह हमने क्या लिख दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मींस देयर इज अगेन द पॉइंट वेयर AD=AS, बट हियर रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, यानी यहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं किए गए। तो इन टॉपिक को समझना जरूरी। एक नंबर में कभी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया या फुल यूटिलाइजेशन किया गया। और अंडर एम्प्लॉयमेंट अगेन AD=AS, बट रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और यही कंडीशन जो है वो तुम्हारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में आती है, ठीक है। तो हम पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसके थ्रू हम उसको बीच में हम तुमको बता देंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ये क्या है, ठीक है। उसके बीच में तुमको बता देंगे, ठीक। आई थिंक जस्ट थोड़ा सा, ठीक। चलो देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है कि जब हम एक्सेस डिमांड की बात करते हैं, ठीक, तो एक्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, यानी डिमांड का ज्यादा होना। एक्सेस मतलब कोई भी चीज जब किसी मात्रा में ज्यादा है, और डेफिशिएंट डिमांड जब किसी भी चीज की क्या है, कम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड में हमको सिंपल से ये बताता है कि जब आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या है, ज्यादा है, करस्पॉन्डेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग एक्सेस डिमांड पढ़ लेते, फिर हम लोग डेफिशिएंट डिमांड की तरफ चलेंगे। चलो, बहुत बेसिक से तरीके से, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हम ये डिवाइड करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ना है हमको? इसको सिंपली 4 पार्ट में पढ़ना है। मीनिंग, द सेकंड वन इज कॉजेस, थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द फोर्थ वन इज मेजर्स। देखो सिंपल सी बात है कि क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या उसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट है और उसको कैसे सही किया जाए। ये 4 बेस पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड हो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट। सबसे पहले आते हैं मीनिंग। हम तुमको इसी ब्लॉक में चार्ट के थ्रू इस चैप्टर को पूरा समझा देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पार्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या? मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड? चलो तो इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। क्या है? एक्सेस है, यानी एक्सेस मींस ज्यादा, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या है? ज्यादा है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। चलो देखो, सबसे पहली बात हम लोग डायग्राम बनाते हैं। हम क्योंकि इसी उसमें पढ़ा रहे हैं तुमको क्या नाम, फ्लो चार्ट के थ्रू, तो हम बहुत छोटा डायग्राम बनाएंगे और लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। चलो, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, और ये पॉइंट हमको शो कर रहा है क्या? दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या शो कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। चलो, यानी यहां पे रिसोर्सेस का क्या किया गया है? फुलर यूटिलाइजेशन कर दिया गया है। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम स्लैश जीडीपी। ठीक, चलो, यानी ये तुम्हारा जो पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट तुम्हारा दिखा रहा है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक, अच्छा, अब हम लोग की कंडीशन क्या है कि एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ठीक, ठीक, यानी कि यहां तुम ऑलरेडी रिसोर्सेस का क्या कर चुके हो? फुलर यूटिलाइजेशन कर चुके हो, और उसके बियॉन्ड तुम्हारा जो है डिमांड बढ़ी है। ठीक है, तो यानी ये क्या हुआ? ओवर यूटिलाइजेशन हुआ, यानी ये जो गैप है, ये गैप तुम्हारा क्या है? एक्सेस डिमांड। ये गैप तुम्हारा क्या है? एक्सेस डिमांड या तुम्हारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मींस अब तुम देखो यहां पे कंडीशन क्या हो कि तुम्हारा एडी जो था उस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट था, उसके बियॉन्ड जाके तुम्हारी डिमांड क्या हुई है? बढ़ी है। ठीक है, तो ये जो गैप आया है, ये जो गैप आया है, इस गैप को क्या बोलेंगे यार? इस पॉइंट को डाल दो E और इस पॉइंट को डाल दो F। ये जो Fe का जो गैप आया है, ये गैप तुम्हारा क्या शो करता है? एक्सेस डिमांड, दैट इज एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कोई दिक्कत? ये सिंपल सा तुम्हारा डायग्राम है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो इसके बाद तो एनालाइज होता है, व्हाट इज कॉजेस, यानी कि क्या ऐसा कारण है जिनकी वजह से तुम्हारा डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया है? डिमांड ज्यादा हो गया है, कारण क्या है? यानी कि ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि डिमांड कितनी चीज से बनता है। भाई सिंपल सीधे यार, CIG plus X minus M, that is consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure और export and import, that is collectively called as net export। इन चारों से मिलके एडी बना है, तो इन्हीं के बढ़ने से या घटने से, इन्हीं के चेंज से क्या होगा? या तो एक्सेस डिमांड होगा या तो डेफिशिएंट डिमांड होगा। तो सिंपली कॉजेस क्या होंगे, कारण क्या होंगे जब जिससे एडी बनके बना है? यानी सपोज करो तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो गया हो, बढ़ गया हो, तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया हो, बढ़ गया हो, तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कारण पढ़ेंगे किन वजह से ऐसी कंडीशन हो सकती है, यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ सकती है। देन राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तुम्हारा क्या हो गया हो, बढ़ गया। राइज इन एक्सपोर्ट तुम्हारा एक्सेस डिमांड को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड, यानी बाहर के लोग हमारे गुड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे डोमेस्टिकली अगर हम देखें, क्योंकि हम तो अपनी कंट्री का देखेंगे, तो डोमेस्टिकली हमारे गुड की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्सपोर्ट उसका कारण है, यानी डोमेस्टिक गुड की जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है। और राइज इन एक्सपोर्ट तो फॉल इन इंपोर्ट, क्या होगा, देयर इज अ फॉल इन इंपोर्ट। यही तो चार कंपोनेंट है, इन्हीं चार से मिलकर क्या बना है तुम्हारा एडी बना है, और यही तुम्हारे चार क्या है, तुम्हारे कारण है। सिंपल सिंपल। तो मीनिंग प्लस कॉजेस हमने पढ़ लिया, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक। इसीलिए मैं तुमको एक फ्लो चार्ट तो सीधे मैंने बना दिया, और इसी फ्लो चार्ट में मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा बहुत इजी तरीके से। हमने मीनिंग पढ़ ली, कॉजेस पढ़ ली, अब इसका इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस बोलो या इंपैक्ट बोलो। आई थिंक डस्टर की वजह से थोड़ा सा ये ब्लैक आ गया है, ठीक है, बाकी आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो कॉन्सिक्वेंसेस और इंपैक्ट, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मान लो ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसका इंपैक्ट पढ़ेंगे, यानी इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहा है। सबसे पहली बात, इंपैक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो जो आ रहा है इंपैक्ट आ रहा है कि भैया हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ है। क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, इन्फ्लेशन प्रेशर, तुमको मैंने बताया ये जो गैप ईएफ, ठीक। दूसरा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे प्राइस पे, तुम्हारे आउटपुट पे, तुम्हारे इनकम पे कोई इंपैक्ट आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। देयर इज अ नो चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में तुम्हारा कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक जीडीपी। क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक जीडीपी। ये स्टैटिक जीडीपी का मतलब क्या है, व्हाट इज स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी यहां पे क्यों लिख रहे हैं, इसका हम तुमको रीजन बता रहे हैं, डायग्राम में देखो। हमने कहा आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी तुम्हारी जीडीपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, स्टैटिक रहेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किस में थे, फुल एम्प्लॉयमेंट में थे, और उसके बियॉन्ड जाके हमारी डिमांड जो है वो क्या हुई है, बढ़ी है, क्योंकि ई पॉइंट पे हम ऑलरेडी किस पे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, और उसके बियॉन्ड जाके हमारी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ी है। तो अगर हम नया गिवन पॉइंट देखते तो ये आना चाहिए, लेकिन क्या हम बढ़ा सकते हैं और रिसोर्सेज को बढ़ा घटा सकते हैं, यानी आउटपुट को बढ़ा घटा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी किस पे हैं बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि AD = AS एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, इसलिए तुम्हारे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा। आउटपुट में चेंज नहीं, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, ना इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, किसी में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलो, ये बहुत बेसिक है। अब आता है मेथड। हमने तीन चीज पढ़ ली, 5 से 10 मिनट के अंदर हमने चैप्टर की आधी चीज पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया, कॉजेस पढ़ लिया, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिया, बहुत बेसिक। मेजर, अब तुमको हमने एक चीज बताई है कि बेटा एक चीज तुम जान ले लो, उसको हमेशा कभी भी वर्ड आए ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ये वर्ड तुमको बहुत कॉमन सुनने को मिला नेशनल इनकम में, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में, अभी जब हम आगे कवर करेंगे। तो एक चीज जानो, कभी भी वर्ड है ना, प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो हमेशा ये जान लो, दिमाग में तुरंत बिठा लो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की। अच्छा, अब जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की हम बात करते हैं भैया, तो कौन ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को सही करते हैं? दो लोग हैं, एक है सरकार यानी गवर्नमेंट, और एक है RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो गवर्नमेंट करती है वो करती है फिस्कल पॉलिसी,
और जो आरबीआई करती है वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यानी कि क्या कौन कौन सी पॉलिसी करती है, ऐसे तो लगाती है पॉलिसी कौन कौन सी, तो दो लोग हैं इसको सही करने में। कितने लोग हैं? दो लोग। एक आता है गवर्नमेंट, क्या आता है? गवर्नमेंट, और एक आता है कौन? आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट जो करती है वो कौन सी पॉलिसी करती है? एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और आरबीआई जो करती है वो क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो करती है वो फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई जो करती है मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, मैं तुमको यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा, आरबीआई अभी नहीं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो बैंकिंग में हम तुमको बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको स्किप करता हूं, तो सिर्फ गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी पे हम लोग आ जाते हैं। चलो, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को भी याद कर देगा तीन बहुत बेसिक तरीका। फिस्कल पॉलिसी बी ई टी, बेटा बैट बता दो, सट्टा नहीं। ठीक है, बैट। चलो भैया, बी स्टैंड फॉर बोरोइंग, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंडिचर एंड टी स्टैंड फॉर टैक्सेस। ये सिंपल सी फिस्कल पॉलिसी है। बी स्टैंड फॉर borrowing, E stand for expenditure and T stand for taxes। बहुत सिंपल। ठीक है, अब तुम बताओ कि हम लोग इसको यहां पे सही करना है, यानी जो चीज बढ़ी उसको क्या करना है? कंट्रोल। यानी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी उसको हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो सरकार को टैक्सेस क्या कर देने चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। सर क्यों? अब इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे होता है ना कि कभी भी आप कोई भी आंसर सबसे पहले पूछा जाता है क्यों, वाई, ये ऐसा क्यों किया? देखो, जब हम टैक्सेस बढ़ाएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, यानी कि परचेसिंग पावर लोगों की जो है वो क्या होगी? कंट्रोल होगी। तो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड जो है वो क्या करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे क्या आएगा? इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जब कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि कंजम्पशन पावर भी क्या होगी? कम होगी, तो डिमांड क्या होगी? कंट्रोल। अच्छा, सरकार को भैया अपने खर्चे कम कर देने चाहिए। जो सरकार भैया खर्चे बढ़ा रखा है चाचा, उनके चक्कर में क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको भैया सर इनको यहां थोड़ा सा थामना पड़ेगा कि भैया खर्चे अपने क्या करो? कम करो। अच्छा, अब उसके बाद आता है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब उधार। अब देखो, सरकार बोरो करती है बाहर से, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, करती है आरबीआई से, ठीक है, या करती है जनरल पब्लिक से। ठीक है, तो दो तरीके के हैं, एक होता है जनरल पब्लिक और एक होता है आरबीआई। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई कर रहा हूं अच्छी लिखने की। ठीक है, इसे सुनते रहना बेटा। चलो, जनरल पब्लिक की बात होती है। अब भैया आता है कि आरबीआई जो है, अरे क्या है, गवर्नमेंट जो है वो जनरल पब्लिक से बोरो कैसे करती है? जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट ने क्या किया? सबके खाते से पैसा उड़ा दिया। पॉसिबल है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है कि भैया ऐसा है मोदी जी को जरूरत पड़ी, भैया हमको पैसे की जरूरत है, जल्दी जल्दी सबके खाते से जो है, मेरे खाते से सबके खाते से उड़ा दिया 10-20 हजार रुपए, भैया जरूरत है अभी दे दे, बाद में हमको ब्याज का उड़ा देंगे। ऐसा नहीं। तो बात आती है कि जनरल पब्लिक से बोरिंग करती कैसे है? भैया एक सिंपल सा फंडा है, सिक्योरिटीज ऑफर करके। क्या करती है? सिक्योरिटीज ऑफर करती है। देखो, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है, तो इसलिए बैंकिंग में और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बहुत शॉर्ट में बता दे रहे। क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास दे देती है कि भैया ऐसा है तुम इसको मार्केट में बेचो और हमको एक मिनिमम एक जो फिक्स अमाउंट है वो हमको देते रहो, ठीक है, बाकी तुम उसको मार्केट में बेचो, खरीदो, कुछ भी करो। तो गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई की तो अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है, खरीदती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि खरीदता कौन है? क्या जनरल पब्लिक पास इतनी पावर है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी डायरेक्ट खरीदे? कभी नहीं। ठीक, किसके पास की अथॉरिटी है? कमर्शियल बैंक के पास। यानी कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्ट खरीद सकता है बट जनरल पब्लिक नहीं। हाँ, जनरल पब्लिक को खरीदना है तो थ्रू द वे ऑफ कमर्शियल बैंक
वो क्या कर सकते हैं, उन सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ इसी तरीके करती है। गवर्नमेंट को क्या करना है, मार्केट से पैसा सो करना। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इन्फ्लेशन है जब भी और उसको सही करने की बात आ रही है, मींस पैसा मार्केट से खींच लो, पूरा का पूरा सो कर लो। सो कैसे करोगे, यही अगर क्या करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक को क्या कर दे, सेल कर दे, बेच दे। क्या कर दे, सेल कर दे। छोटा तो नहीं लग रहा, दिख रहा है ना, ठीक है, सेल कर दे। जब वो क्या कर दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दे, तो जब वो बेचेगी तो उनके पास सिक्योरिटी जाएगी और जनरल पब्लिक के पास क्या, अरे सॉरी, गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली अगेन मार्केट से पैसा सो होगा। अब भैया आता है आरबीआई से क्या करना चाहिए, आरबीआई से कैसे करें, आरबीआई से कैसे करते, भैया देखो आरबीआई के पास पैसे तो पैसा पड़ा नहीं था कि गवर्नमेंट मांगने आई, भैया ड्रॉ खोला, सीधे पैसे निकाल के दे दिया। आरबीआई क्या करती है कि जब भी गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, वो हमेशा करेंसी को इशू करके देते हैं, यानी करेंसी प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, यानी नोट छाप के सरकार को क्या देती है, पैसा देती है। ठीक है, अब ये होता है कि जब अगर सरकार नोट छाप, आरबीआई नोट छापेगी, तो जब वो नोट छापेगी तो कहीं ना कहीं वो मनी सप्लाई यानी मार्केट में आएगा और मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां तो हमको मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट से पैसा हमको सोक करना है। तो आरबीआई से जो बोरोइंग है उनको क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई से बोरोइंग कम करेगी यानी पैसा नया कम छपेगा, यानी करेंसी कम प्रिंट होगी और मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, कंट्रोल। तो ये सिंपल सा तरीका है तुम्हारा किसका, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड का। तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। चलो भैया हम उसको डेफिशिएंट डिमांड को समझते हैं। फिर वही चार पार्ट, मीनिंग, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेजर्स, बहुत इजी। चलो मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब जो डेफिशिएंट डिमांड क्या है, यानी इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी अब की बार जो सिचुएशन है वो क्या है कि डिमांड तुम्हारा कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा, यानी प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, यानी इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, अगेन corresponding to what, full employment, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के क्या है, करेस्पॉन्डेंट। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है। चलो अब हम लोग इसी चीज को डायग्राम से, हमने तुम्हें बताया था जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये जस्ट एकदम उसका ऑपोजिट है, बहुत इजी है। अब ये जल्दी टॉपिक खत्म होगा, देखो बेटा, ठीक, इनकम, जीडीपी, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। चलो भैया अगेन ये हमारे डिमांड है और ये हमारे क्या है, डिमांड है, ये हमारे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी रिसोर्सेज यहां पे क्या है, फुली एम्प्लॉयड है। ठीक है, चलो अब क्या है, डिमांड तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम चेक होना चाहिए था, वो डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, हमको मेन कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। चलो ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल डिमांड था, अब तुम्हारी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई, यानी ये जो गैप है तुम्हारा क्या है, डिफ्लेशनरी गैप, यानी डिफ्लेशनरी गैप बोलो या क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, डिफ्लेशनरी गैप बोलो या हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, यानी ये देखो तुम्हारा कंडीशन क्या हो गई, यानी रिसोर्सेज तुम्हारे अब की बात फुल यूटिलाइजेशन नहीं किए गए, देयर इज नो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द व्हाट रिसोर्सेज, यानी तुम्हारी ये कंडीशन क्या हो गई, कहीं तो कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन दिखा रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि AD=AS तो है लेकिन रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, यानी जो गैप है तुम्हारा गैप क्या है, कहीं ना कहीं किसको शो कर रहा है, डेफिशिएंट डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, देख लो ये पॉइंट, अगेन डाल दो, इसको F डाल दो, इसको E डाल दो और इसको यहां पे K डाल दो। ये तुम्हारा जो गैप है, ये गैप क्या है तुम्हारा, डेफिशिएंट डिमांड।
फिर वही दोबारा चीज घूम के आ गए हम लोग कॉजेस। क्या कारण होंगे भैया? वही 4 कारण होंगे। अब की बार हो सकता है कंजम्पशन कम हो गई हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुए हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हुए हो, और फॉल इन एक्सपोर्ट और राइज इन व्हाट इंपोर्ट। इसका जस्ट ऑपोजिट हम तुमको बताया था, जो हम पीछे पढ़ रहे एकदम जस्ट ऑपोजिट है, कुछ नया नहीं पढ़ना, सब जस्ट ऑपोजिट। जो वो हमने पढ़ा इसी का जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अब तुम देखो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहली बात डिक्रीज इन आउटपुट, तुम्हारा देखो आउटपुट कम हो रहा है, देखो डिक्रीज इन आउटपुट। दूसरा डिक्रीज इन व्हाट, जनरल प्राइस लेवल। ठीक, एक इम्पैक्ट हुआ होगा ना। थर्ड क्या है तुम्हारा? आउटपुट कम, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये सब क्या है तुम्हारे इम्पैक्ट है। सबसे पहला इम्पैक्ट तो तुमको ये भी लिख सकते हो कि देयर इज अ डिफ्लेशनरी गैप, यानी तुम्हारी क्या आया है इकोनॉमी पे? डिफ्लेशनरी गैप, यानी AD इक्वल टू AS तो है, बट रिसोर्सेस का जो है वो फुलर यूटिलाइजेशन क्या है, नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेज जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, यानी AD इक्वल टू AS तो हो रहा है, बट रिसोर्सेज का क्या किया गया है? फुल यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं किया गया। ठीक, तो 3 टॉपिक हो गए, मीनिंग हो गया, कॉजेस हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस, एकदम जस्ट उसके तरीके। ठीक है, ठीक। अब आता है मेजर। हमने फिर बताया मेजर कितने तरीके के होते हैं? 2, एक गवर्नमेंट होता है और एक आरबीआई। और हम यहाँ पे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? गवर्नमेंट का। चलो गवर्नमेंट में अगेन 3 चीज, बी, ई और क्या पढ़ेंगे? टी। बी स्टैंड फॉर borrowing, E stand for expenditure, T stand for taxes। चलो फिर गवर्नमेंट टैक्सेस क्या कर देना चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड बढ़ानी है, उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या करनी है? बढ़ानी है। तो टैक्सेस कम कर दे तो ऑब्वियस बात है ज्यादा से ज्यादा डिमांड हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। सरकार को अपने खर्चे क्या कर देने चाहिए? बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सरकार खर्चे कम कर रही है जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है, तो सरकार को खर्चे बढ़ा देने चाहिए। बोरोइंग कहां से करेगी? जनरल पब्लिक से, और किससे करेगी? आरबीआई से। जनरल पब्लिक से बोरोइंग इसके लिए क्या कर देना चाहिए? अब की बार परचेज कर लेना चाहिए, यानी सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर ले और उनके पास क्या जाए? पैसा जाए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और आरबीआई के साथ क्या कर देना चाहिए? आरबीआई से जो बोरोइंग है वो क्या कर देनी चाहिए? बढ़ा देनी चाहिए। ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा करेंसी इशू होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ेगी। तुमने बहुत बेसिक तरीके से चैप्टर को खत्म कर लिया, चैप्टर तुम्हारा खत्म। तुमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस चैप्टर को खत्म कर लिया। एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये चैप्टर यहां पे खत्म हो गया। अब इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बचा है। एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि मतलब द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है कि पीपल आर विलिंग टू डू द जॉब बट दे आर नॉट विलिंग टू डू द जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी वो काम करना चाहते हैं बट उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना नहीं चाहते, तो एट द वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी में अराइज होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, एक जॉब से जब दूसरी जॉब में स्विच करते हैं तो उस ड्यूरेशन पीरियड में हम क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ये क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट,
स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट पैटर्न में चेंज हो गया, डिमांड पैटर्न में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज होती है, इस कुछ ऐसे तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है जो इस चैप्टर में तुमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेजर जो टॉपिक था ये तुम्हारे मेजर टॉपिक थे जो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिलीवरी। हमारा अब एडीएएस जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। बात समझ में आ गई? जब हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, या पहले एडीएस और देन नेशनल को खत्म करेंगे, तो आपको हम टोटल ओवरऑल बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा देंगे जिनको जरूर दिमाग में रखना, उसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर। तो उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि वो मल्टीपल बार, कई बार जो है वो आ चुके हैं लास्ट 10 साल में। ठीक है, तो इन टॉपिक को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक है, तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा आपके सब्सक्राइब बढ़ाइए मेरा सब्सक्राइबर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, शेयर करिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय।